welcome to our second video of IPC on logical. In today's video, we will be covering general exceptions that is spread throughout section 76 to 106 of IPC. Firstly, we'll understand general exceptions, then we will be covering mistake and then judicial act. In today's video, we will be covering section 76, 79, 77 and 78. So starting with the first slide, meaning of general exception. Meaning of general exception is associated with a concept that talks about the prosecution's duty. So firstly, we'll understand the duty of the prosecution. It is the duty of the prosecutor to prove the prisoner's or the accused guilt beyond the reasonable doubt. And if there is any reasonable doubt, then the benefit of that doubt is given to the accused. So ये सिंपल से कंसेप्ट के साथ स्टार्ट होता है जनरल एक्सेप्शन. जनरल एक्सेप्शन सबसे पहले ये बताता है कि एक जनरल रूल है कि प्रोसिक्यूशन को एक्यूज्ड को इस तरीके से गिल्टी प्रूफ करना होता है कि कोई एक रीजनेबल डाउट ना बचे, और अगर कोई ऐसा रीजनेबल डाउट बचता है तो उसका बेनिफिट हमारे एक्यूज्ड को मिलेगा. देन मूविंग ऑन, द प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव बियॉन्ड द डाउट दैट अक्यूज्ड परफॉर्म द एक्ट विद इंटेंशन एंड विद फुल नॉलेज ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट. यहाँ पर दो मेन टर्म्स यूज हुए हैं, विद इंटेंशन एंड विद फुल नॉलेज. विद द knowledge of the consequence of the act, मतलब कि जो अक्यूज्ड है उसके पास दो चीज़ें होनी ही चाहिए, एक इंटेंशन, दूसरी नॉलेज. कि नॉलेज इस बारे में कि वो जो एक्ट वो कर रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. तो अगर आपको पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देखिए, क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, और क्राइम के एलिमेंट्स में चार के एलिमेंट्स होते हैं, ह्यूमन, इंजरी, मेंस रिया, एक्टिस रिया. एक्टिस रिया और मेंस रिया कनेक्टेड थे एक लीगल मैगजिम के थ्रू, और सेम लीगल मैगजिम हम इस वीडियो में भी डिस्कस कर रहे हैं. एक्टिस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सित रिया. इसका मतलब है कि कोई भी एक्ट जब तक उस क्राइम नहीं माना जाएगा जब तक उसके साथ एक क्रिमिनल इंटेंशन ना एसोसिएट हो. अगर कोई क्रिमिनल इंटेंशन के बिना कोई एक्ट करता है और वो एक्ट प्रोहिबिटेड है अंडर लॉ, तो भी हम उसे क्राइम नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसके साथ क्रिमिनल इंटेंट नहीं है या गिल्टी माइंड नहीं है. मूविंग ऑन टू द प्रीवियस स्लाइड, फर्स्टली वी शुड रीड द सेक्शंस और द जनरल एक्सेप्शंस which are covered under section 76 to 106. Firstly, mistake of fact or mistake of law, section 76, 79. Judicial Act, section 77, section 78. If we talk about section 78, 78 deals with people who act on the order or the judgment. On the other hand, section 77 talks about the judges or the acts of judges. Then we have section 80 talks about accident, 81 necessity, 82, 83 infancy. 82 particularly talks about the child of age under 7, and 83 talks about child of age above 7 and below 12. Then section 84 talks about insanity, 85, 86 drunkenness or the incapable of having or forming mental element. drunkenness क्यों एक्सेप्शन है इसको हम डील करेंगे इन डिटेल बाद में, लेकिन एक लाइन के थ्रू अगर हम समझें तो क्योंकि ड्रंकननेस की वजह से या इंसानिटी या इन्फेंसी की वजह से इंसान उस स्टेज पर नहीं होता कि वो एक क्रिमिनल इंटेंट या मेंटल एलिमेंट फॉर्म कर पाए. Then consent, 87 to 93, compulsion 94, trifles 95, private defense 96 to 106. Moving further, starting with the section 76, act done by a person bound or by mistake of fact, believing himself bound by law.
Nothing is an offense which is done by a person who is or who by reason of a mistake of fact or not by reason of a mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it. इसका कहने का इतना मतलब है कि कोई भी एक्ट अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से हुआ है तो हम उसे एक्सक्यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई एक्ट मिस्टेक ऑफ लॉ की वजह से हुआ है तो हम इसे एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो एक्ट है या तो वो पर्सन उस एक्ट के लिए बाउंड बाय लॉ हो या फिर वो पर्सन उस एक्ट के लिए अपने आप को बाय मिस्टेक समझे कि वो बाउंड बाय लॉ है वो करने के लिए, वो एक्ट करने के लिए, तब हम उसे बोलेंगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट। सो मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज़ एक्सक्यूजेबल बाय लॉ but mistake of law is not excusable. It is associated with a legal maxim, that is ignorantia facti excusat. That means mistake of fact is an excuse but ignorantia juris non excusat. That means mistake of law is not excusable. You can read the illustration mentioned in this PPT. Moving on to the next slide, we have section 77, that is act of judge. When acting judicially, nothing is an offense which is done by a judge when acting judicially in the exercise of any power which is or which in good faith he believes to be given to him by law. इस सेक्शन का मतलब है कि अगर कोई भी जज जुडिशियली एक्ट करते हुए, जुडिशियली एक्ट करने का मतलब होता है कि जब अपनी जुडिशियल पावर्स एक्सरसाइज कर रहा है वो जज, उस टाइम पे अगर वो कोई भी ऐसा एक्ट करता है जो कि वो समझता है कि वो बाउंड बाय लॉ है ऐसा करने के लिए, या फिर उसको पावर दी गई है बाय लॉ, या फिर वो गुड फेथ में करता है, तो वो एक्ट के लिए वो लायबल नहीं है, वो जनरल एक्सेप्शंस में कवर होगा। अंडर दिस सेक्शन अ जज इज एग्जेम्प्टेड इन केसेस इन विच ही प्रोसीड्स irregularly in the exercise of a power, in case where he in good faith exceeds his jurisdiction and has no lawful powers. यहाँ पर एक्ट का जो मतलब है कि ऐसा कोई एक्ट जज करे, तो उस एक्ट का मतलब है जब वो अपने जुरिस्डिक्शन से एक्सीड कर जाए इन अ गुड फेथ, और when he believes that he is bound by law or he is given powers by law, then in that case that judge is exempted from proceeding. There are 3 elements or ingredients of section 77. Firstly, judge must be acting judicially. उसका एक्शन उस टाइम पे जुडिशियली ही होना चाहिए, मतलब जुडिशियल एक्सरसाइज करते होना चाहिए. सेकेंडली, एक्ट मस्ट बी विद इन हिज जुरिस्डिक्शन, बट वहीं पर सेम बात उसके जुरिस्डिक्शन में होना चाहिए, लेकिन अगर बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट वो गलती से एक्सीड कर जाता है अपना जुरिस्डिक्शन बट इन अ गुड फेथ, तो हम उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे. थर्ड इज एक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड इन गुड फेथ. गुड फेथ की डेफिनेशन इज रिटन अंडर सेक्शन 52 ऑफ IPC. गुड फेथ की डेफिनेशन में कुछ नहीं है, सिर्फ 2 मेन एलिमेंट्स है. पहला एलिमेंट विद ड्यू केयर एंड सेकेंड एलिमेंट इज विद ड्यू कॉशन. जब हम केयर और कॉशन प्रॉपरली यूज़ कर अपना कोई एक्ट करते हैं किसी के अच्छे के लिए एक गुड फेथ में, तब हम उसे गुड फेथ डिफाइन कर सकते हैं अंडर IPC. फर्दर सेक्शन 78 डील्स विद एक्ट डन बाय परसुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट. अभी तक हमने बात करी जज के लिए, अब हम बात करेंगे उस पर्सन के लिए जो जजमेंट या ऑर्डर के लिए परसुएंट काम कर रहा है. नथिंग विच इज़ डन इन परसुएंस ऑफ और विच इज़ वारंट बाय द कोर्ट ऑफ जस्टिस, judgment or order, if done with such judgment or order remains in force, is an offense. Notwithstanding, the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order, provided the person doing the act in good faith believes that the court had such jurisdiction.
इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई जजमेंट और कोई ऑर्डर ऐसा होता है कि जिसमें उस कोर्ट की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं थी पर फिर भी उस कोर्ट ने जजमेंट और ऑर्डर पास कर दिया, और कोई पर्सन उसी सेम जजमेंट और ऑर्डर को फॉलो करते हुए कुछ ऐसा एक्ट कर देता है जो उस जजमेंट और ऑर्डर में लिखा है या वारंट करा है, तो वो एक ऑफेंस नहीं माना जाएगा। बट इसके भी दो कंडीशंस है। पहला कंडीशन कि वो ऑर्डर और जजमेंट उस टाइम के लिए वैलिड होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है ऑर्डर रिमेन्स इन फोर्स, जब तक कि वो ऑर्डर फोर्स में है तब तक। ऑल्सो सेकेंड कंडीशन टॉक्स अबाउट गुड फेथ। गुड फेथ होना ज़रूरी है। गुड फेथ इज सेम विद टू एलिमेंट्स, ड्यू केयर एंड कॉशन। तो वो जो एक्ट है, वो जो पर्सन करेगा, वो एक्ट दो एलिमेंट्स के साथ आना चाहिए। एक्चुअली 3 एलिमेंट्स के साथ आना चाहिए। पहला, इट मस्ट बी वारंटेड बाय द judgment or order of court of justice. Second, it remains in force. Third, it is done in good faith. Next we have section 79, act done by person justified or by mistake of fact believing himself justified by law. इस सेक्शन में कुछ नहीं है। ये सेक्शन सिर्फ डील करता है मिस्टेक ऑफ लॉ से। सो मिस्टेक ऑफ लॉ इज नथिंग, इट इज जस्ट that when a person believes by the mistake of fact that he is justified by law. Nothing is an offense which is done by any person who is justified by law or by who reason of a mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be justified by law, in good faith believes himself to be justified by law in doing that. Sorry for this repetition. Let us read the illustration. A, C, Z commit what appears to A to be a murderer. A, in the exercise to the best of his judgment, exerted in good faith of the power which the law gives to all person of apprehending murderers, in the fact seizes Z in order to bring Z before the proper authorities. A has committed no offense, though it may turn out that Z was acting in self-defense. The distinction between section 76 and 79 is that in the former, the person is bound, and in the latter, the justified by law. The distinction is between a real or a supposed legal obligation by a real or supposed legal justification in doing a particular act. So हम स्टार्ट करते हैं पहले सेक्शन 76 से, और उसके बाद हम उसे सेक्शन 79 से रिलेट करके उसका डिफरेंस समझेंगे। तो सेक्शन 76 इतना बोलता है, जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, हम एक और बार डिस्कस कर लेते हैं कि सेक्शन 76 इतना ही बोलता है कि अगर कोई पर्सन अपने आप को बाउंड बाय लॉ समझकर कोई ऐसा एक्ट कर देता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के थ्रू कोई ऐसा एक्ट कर देता है जो कि प्रोहिबिटेड है अंडर लॉ, तो वो ऑफेंस नहीं है। तो हम इसका इलस्ट्रेशन भी रीड कर लेते हैं एक बार। एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस बीइंग ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट टू अरेस्ट वाई एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी believes to be given to him by law. Okay, starting with an example. अगर एक पुलिस ऑफिसर ए को अरेस्ट करने जाता है और उसे स्पॉट पर, उसे जहाँ पर अरेस्ट करने, वहाँ जाकर कुछ सर्कमस्टांसिस की वजह से ऐसा लगता है कि बी ए है, और वो इंक्वायरी करता है, उसके बाद भी उसे लगता है कि बी ए है, गुड फेथ में अगर वो बी को अरेस्ट कर लेता है ए की जगह, तो वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगा, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होगा, और वो पर्सन किसी भी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं है, उसने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया। On the other hand, section 79 says that here if a person in a good faith does an act which is not bound by law, but in good faith he believes that it is justified by law. Starting with an example, A and B are neighbors. A यूजुअली अपने जब भी घर से जाता है तो बी को बोलकर जाता है मेरे घर का ख्याल रखना।
एंड ऐसा ही होता है, ए दोबारा से कहीं जाता है, 1 वीक के लिए चले जाता है एंड बोल कर जाता है कि मैं 1 वीक के लिए जा रहा हूँ, मेरे घर का ख्याल रखना। सी जो कि ए का रिलेटिव है, बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस उसको ए के घर जाना होता है एंड ए उसे बोलता है कि तुम ताला तोड़कर चले जाओ, बाद में कोई न्यू लॉक खरीद कर मेरे घर पे लगा देना। तो सी ताला तोड़ रहा होता है, तब उसे बी देख लेता है और बी ऐसा समझता है कि सी जो है वो चोरी करने जा रहा है। तो बी क्या करता है, जब सी घर के अंदर चला जाता है तो बाहर से लॉक कर देता है और लॉक करने के बाद पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस को बुलाकर आगे की प्रोसीडिंग्स चलती है। बाद में पता चलता है कि ऐसा तो वो सब जो भी सी कर रहा था वो एक्शन पहले से ही ए को बता चुका है और वो ए का रिलेटिव है और वो उसने कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं किया। सो अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या बी ने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया? जब बी ने ऐसा देखा कि सी चोरी कर रहा है, उसे ऐसा लगा कि वो चोरी कर रहा है, उसने जाकर ताला मार दिया या उसे लॉक कर दिया, तो क्या उसने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया सी के लिए? बट ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने समझा कि ही इज़ जस्टिफाइड बाय लॉ बाय डूइंग दैट एंड इट वाज द मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नॉट द मिस्टेक ऑफ लॉ। अगर मिस्टेक ऑफ लॉ होता है तो हम उसे एक्सक्यूज़ नहीं करते, लेकिन ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, इसीलिए हम उसे एक्सक्यूज़ कर देंगे। एंड विद दिस वी आर एंडिंग आवर सेकेंड वीडियो। होप you like the video. Please like, share, subscribe and do comment down below whatever you felt about our video, and thank you for watching.